औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट या मेन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस का, तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्टिविटी टूल है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। इसमें आपके पास बेसिक 3 एप्लीकेशन शामिल हैं, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। प्रोडक्टिविटी टूल का मतलब होता है, सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल का मतलब है कि एक ही पैकेज के अंदर जब आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएं डिफरेंट जो टास्क परफॉर्म कर सकती हैं, तो उन्हें हम सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल कहते हैं। अब इन तमाम के काम जो है मिलते जुलते हैं और थोड़े डिफरेंट भी हैं। जैसे आपके पास वर्ड है तो वर्ड यूज़ होता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। एक्सेल है तो ये डेटा मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से पावर पॉइंट है तो वो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारे जो है एकेडमिक और प्रोफेशनल टास्क जो है उसको करने के लिए बनाए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. It is a part of Microsoft Office suite, widely used for creating, editing, formatting and sharing documents. अब creating का क्या मतलब होता है? creating का मतलब होता है डॉक्यूमेंट बनाना, एक डॉक्यूमेंट जो पहले से बना हुआ नहीं है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना creating में आता है। एडिटिंग से मुराद है कि पुराने डॉक्यूमेंट को एडिट करना, चेंज करना या तब्दील करना। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो नज़र कैसे आएगा, उसकी लुक एंड फील क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये फॉर्मेटिंग में आती हैं। फिर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स है कि आप जो है इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले है कि एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कैसे होगा। इसके लिए आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने वहाँ पे सर्च बार जो होगी आपको नज़र आएगी लैपटॉप पर या आपका जो पीसी है वहाँ पे आपने वर्ड टाइप करना है। जब आप वर्ड टाइप करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो भी वर्ड इंस्टॉल है, चाहे वो 17 है या 7 है, 10 है, 16 है, 21 है, जो भी है ना, वो फिर ऑन हो जाएगा। अब सबसे पहले जब वो ऑन होगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, वो आपके वर्जन पर डिपेंड करता है। तो इस किस्म की एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब इंटरफेस में हमारे पास सबसे पहले है टाइटल बार। टाइटल बार क्या करती है, ये जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसका टाइटल डिस्प्ले करती है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट बार जो होती है इसे हम रिबन कहते हैं। इसमें डिफरेंट टूल होते हैं, जैसे आपके पास होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, वगैरह वगैरह। क्यों नहीं हो रही पे? जी जी सर, नहीं हो रही यहाँ पे। क्यों हुई है? बस एक है। समझ नहीं है आप क्या कह रहे हैं। सर स्लाइड एक सर स्लाइड पहली स्लाइड रुकी हुई है। अच्छा एक मिनट, सर स्लाइड नंबर 1 यस शो सर, जी सर। जस्ट अब शो हुई है। अब हो अभी गई सही सर। हुआ सर। ठीक है ठीक है, अब ठीक हो गई है। आवाज़ ठीक आ रही है ना। यस सर, जी जी सर, सर। आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर जो है वो टाइटल बार होती है, जैसे ये पिक्चर है इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरी पिक्चर इसी पे रखी हुई है, दोबारा आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में ना। टाइटल बार इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन अगली स्लाइड में करते हैं। टाइटल बार क्या होती है, आपका जो डॉक्यूमेंट है
उसके नेम को शो करती है, यानी जिस नाम से आपने डॉक्यूमेंट सेव किया होगा उसी नाम से वो टाइटल में शो हो रहा होगा। सबसे ये बार जो है सबसे ऊपर होती है। इसके नीचे रिबन होता है। रिबन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, etc। फिर क्विक एक्सेस टूल बार है। ये छोटी सी टूल बार होती है जिसमें आपके पास 2-4 बटन लगे होते हैं, जैसे सेव का है, अनडू का बटन है और रीडू का बटन है। फिर स्टेटस बार है, ये नीचे होती है बिल्कुल एट द एंड पे। जैसे ये पिक्चर है तो इसके इस जगह पे होगी। अगली स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आपको शो हो रहा होता है कि आपने कितने पेज लिख लिए हैं, वर्ड कितने लिख लिए हैं, आपकी स्क्रीन जो है वो जूम इन है, जूम आउट है, इस किस्म की चीज़ें जो है वो स्टेटस बार में। स्टेटस का मतलब होता है शो कर रही है कि इसका स्टेटस क्या है। डॉक्यूमेंट एरिया जो मेन स्क्रीन है, जो अब इस पिक्चर में अगर देखें तो ये वाली जगह जो है ना, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अब जो बड़ी पिक्चर वाली है, ये शो हो गई है सबको? जी सर, हो गई है। ओके। अब सबसे पहले हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि टाइटल बार। टाइटल बार क्या करती है? नेम को शो करती है। ये जो है ना ऊपर वाली ये वाली जगह, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। अब इस पिक्चर में देखें तो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब तक आप डॉक्यूमेंट सेव नहीं करते ना, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम रख देता है डॉक्यूमेंट 1। जब आप उसे सेव करते हैं तो फिर वो नाम, जिस नाम से आपने सेव किया होगा, वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यानी आपकी फ़ाइल का नाम सबसे ऊपर। इसे हम टाइटल बार कहेंगे। टाइटल बार के नीचे जो है यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है एंड व्यू है। ये वाले जो मेन्यूज़ बटन हैं ये हमारे पास आते हैं रिबन टैब में। इस जगह को रिबन कहा जाता है। फिर आप जब इनमें से किसी एक बटन पे क्लिक करते हैं तो नीचे वाला मेन सेक्शन जो है ये ओपन होता है। जैसे अब यहाँ पे होम का बटन जो है ना, ये वाइट है थोड़ा सा, इसका मतलब है ये बटन एक्टिव है, इस पर क्लिक किया गया है। तो जब आप होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे ये वाले ऑप्शन शो होते हैं। इसी तरीके से जब आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे और ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो इंसर्ट करने वाली है, डॉक्यूमेंट में लगाने वाली है, वो आप उन ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। फिर ये जो है ये वाला एरिया जो छोटा सा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं, जैसे सेव का बटन है, अनडू और रीडू का बटन है। अनडू का मतलब होता है एक काम जो आपने किया है, आप चाहते हैं कि वो ना हो, तो आप ये बटन दबाएंगे तेज़ी के साथ, तो वो काम जो है ख़त्म हो जाएगा आपका। इसी तरीके से रीडू का बटन जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो काम दोबारा हो जाए, तो आप इन दो बटन को इस्तेमाल करते हुए अनडू और रीडू कर सकते हैं। फिर ये आपके पास ऑफिस बटन है। पुराने वर्जन में ये ऑफिस बटन होता था। अब जो न्यू है, जैसे 16 है या 21 है, तो उसमें ये नहीं होता है। उसमें यहाँ पे फ़ाइल का ऑप्शन आ रहा होता है। आप इस बटन पे क्लिक करें या फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, बात एक ही होती है। इसमें क्या होगा, फ़ाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि आपकी कितनी फ़ाइल आपने जो पहले जिस फाइल पे काम किया है वो वाली शो हो जाएगी। जो फाइल आपकी ओपन है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो क्लोज़ हो गई है, जो सेव है, जिस लोकेशन पे सेव है, तो वो सारा इस बटन से आप चेक कर सकते हैं। फिर इधर आ जाएं तो ये हमारे पास रूलर है। इसे हॉरिजेंटल रूलर कहते हैं, जो इस साइड में जा रहा है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इस जगह वाला जो होगा इसे हम वर्टिकल रूलर कहेंगे। रूलर क्या करते हैं, ये आपके पेज के जो जिस जगह से आपने अपना टेक्स्ट स्टार्ट करना है उस जगह की पोजीशन को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जहाँ पे स्टार्ट हो, तो आप इस रूलर वाले यहाँ से इस बटन को पकड़ के इसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, जहाँ से आप मर्ज़ी अपना डॉक्यूमेंट सेट करना हो, जहाँ से आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग यहाँ से शुरू हो। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो चाहते हैं उसकी राइटिंग यहाँ से शुरू हो, तो वो यहाँ से इसको पकड़ेगा, पीछे कर देगा, तो फिर इस जगह से उसका लिखाई जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ये वर्टिकल रूलर है, इसको भी आप टैब सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए ऊपर नीचे जहाँ आप रखना चाहें इसको आप रख सकते हैं। फिर नीचे वाली जो ये वाली लाइन है, ये वाली पूरी लाइन, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टेटस शो कर रही है। इसमें अब यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है पेज 1 आउट ऑफ 1, यानी मतलब है कि अभी ये पहला पेज है। जब आप ज़्यादा पेज बना देते हैं तो जिस पेज पे होते हैं तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि आप फ़लाँ पेज नंबर पे हैं। आगे वर्ड लिखा हुआ है 0, इसका मतलब है इसमें फ़िलहाल कोई वर्ड नहीं टाइप किया गया। जब आप इसमें वर्ड टाइप करते जाते हैं तो हर स्पेस के बाद आपका एक वर्ड काउंट होता है, यानी आपने लिखा आई, फिर स्पेस आ गया तो ये एक वर्ड बन गया। गो, स्पेस आ गई, दूसरा वर्ड बन गया। टू,
स्पेस आ गई, तीसरा लफ्ज़ बन गया स्कूल, चौथा लफ्ज़ बन गया। तो इस तरीके से ये नीचे जो है वर्ड भी काउंट कर रहा होता है, और जिस लैंग्वेज में आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है। ये आपका स्टेटस बार जो है ये बता रहा है। अब यहाँ पे कुछ बटन है, ये बटन जो है आपके डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग है उसको करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी आपका डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक पेज में, जैसे ये एक पेज में नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये बटन क्लिक है। अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, ये एक किताब की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट का व्यू जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। और ये वाली जो जगह है जहाँ पे प्लस है माइनस है, तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। याद रखना है कि ऊपर वाली बार जो है वो टाइटल बार होगी, फिर नीचे रिबन बार है, जो लास्ट वाली बार है उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और ये स्लाइड है हमारे पास जी फाइल ऑपरेशन के हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड शो हो गई है सबको? जी सर। ओके। अच्छा, इसमें अब जब आपने इंटरफेस खोल लिया, वो वाली स्क्रीन सामने आ गई, तो इसका मतलब है आप अब उस स्क्रीन में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, हम एक वक्त में 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं या 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो बार बार आपको वहाँ पे स्टार्ट में जाके वर्ड टाइप करें और फिर वो वर्ड वाला ओपन करें, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप एक दफ़ा डॉक्यूमेंट में आ गए हैं, फिर आपने जस्ट Ctrl+N प्रेस करना है, तो आपका वही उसी जैसा एक और डॉक्यूमेंट फ़ौरन से ओपन हो जाएगा। फिर Ctrl+N करेंगे तो तीसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, फिर N प्रेस करेंगे तो चौथा। इस तरीके से जितने डॉक्यूमेंट अब आपने ओपन करने हैं एक दफ़ा एप्लीकेशन ओपन होने के बाद, तो आप क्या करते हैं, Ctrl+N करते जाते हैं, उतने डॉक्यूमेंट्स आपके ओपन होते जाते हैं। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट पहले सेव कर रखा है, पहले आपने काम किया था, फिर आपने लैपटॉप ऑफ कर दिया है, अब आपने एप्लीकेशन खोली है, आपको याद आया कि वहाँ उस डॉक्यूमेंट से मैं कोई चीज़ निकाल लूँ या मैं उस डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ एडिट कर दूँ, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+O प्रेस करेंगे, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे सेव पड़े हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स शो हो जाएंगे। उसमें से जो आपको ज़रूरत होगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यानी याद रखना है, अगर फाइल ओपन करनी होगी तो Ctrl+O प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, जितने आपके सेव डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट आपने खोलना है उस पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। फिर फाइल ऑपरेशन में हमारे पास एक कमांड है जी सेव की। जब आप लिख रहे होते हैं, तो क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पर रैम पे होता है, अगर लिखते हुए अचानक लाइट चली गई तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो उस पर आपने थोड़ा बहुत लिख के फिर उसके बाद Ctrl+S कर देना है, तो उससे आपका डॉक्यूमेंट टाइम के साथ साथ सेव हो जाएगा। अब जो न्यू एप्लीकेशन है उसमें ऑटो सेव का ऑप्शन भी होता है, लेकिन एहतियातन क्या करते हैं, आप Ctrl+S करते हैं। इससे आप क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। या वैसे एट द एंड भी आपने सेव करना होता है, तो सेव करने का क्या तरीक़ाकार है, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखना होगा कि आप किस नाम से इसे सेव करना चाहते हैं, वो नाम रखेंगे। फिर नीचे जो है ब्राउज़ में आप उसकी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं कि आपने इसको कहाँ रखना है। यानी आपकी मेन स्क्रीन जो डेस्कटॉप है वहाँ पे रखना है, लोकल डिस्क C है, D है, E है, जो भी है, जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे लोकेशन, वैसे ही Ctrl+S किया, नाम रखा और इंटर प्रेस कर दिया, तो भी ये सेव हो जाएगा। जहाँ पे आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वहाँ पे फिर सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स में। यानी डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन नज़र आ रहा होता है माई डॉक्यूमेंट्स, फिर ये वहाँ पे सेव हो जाता है। सेव एज़ का मतलब है, यानी सेव एज़ F12 प्रेस करेंगे तो उसका मतलब है आप सेव एज़ कर सकते हैं। सेव एज़ का मतलब है अगर आपने एक डॉक्यूमेंट पहले बनाया है, फिर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली हो, यानी उसी जैसा एक और डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं थोड़ा सा उसको चेंज करके, तो फिर आप उसमें तब्दीली करते हैं और F12 प्रेस करते हैं और उस डॉक्यूमेंट का एक और नाम रख देते हैं। तो पहले वाला डॉक्यूमेंट भी आपका सेव रहता है और नया भी बन जाता है। यानी जब आपने उसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बनानी होती है थोड़ी सी चेंज करके, तो फिर आप सेव एज़ इस्तेमाल करते हैं। सेव एज़ का क्या मतलब है, यानी सिर्फ सेव करते हैं तो आपका वही डॉक्यूमेंट सेव होता है। अगर आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि चेंजिंग वाला अलग अलग से शो हो और जिसमें चेंजिंग नहीं है जो पहले वाला है वो भी महफूज रहे, तो फिर आप F12 प्रेस करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो दोबारा आपसे उसका नाम पूछेगा, आप उसका नाम चेंज कर देंगे तो एक और कॉपी बन जाएगी। अगर आप चेंजिंग करते हैं
और F12 प्रेस नहीं करते, Ctrl+S कर देते हैं, तो वही डॉक्यूमेंट्स जो आपका पहले था वो अब चेंज हो गया है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पहले वाला भी सेम रहे, दूसरा जो चेंजिंग वाला है वो और नाम से सेव हो, तो फिर आपको सेव एज़ करना पड़ेगा। आगे DOCX है, ये इसकी एक्सटेंशन है, स्टैंडर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना था। ये DOCX क्या है, इसकी जो आपका है ना वर्ड, ये इसकी एक्सटेंशन है। मैक अपने ऑफ कर दें प्लीज़। अच्छा, आगे हमारे पास है जी सर आपकी आवाज़ डबल हो रही है सर। अच्छा चलिए मैं इसको ठीक करता हूँ। ये मैक सिर्फ मेरा ऑन है या किसी और का मैक भी ऑन है इसमें? अब आवाज़ ठीक है अब? सर एक्सक्यूज मी ठीक हो गया। जी जी। जी सर DOCX से पहले डॉट भी है। हाँ हाँ, डॉट होता है पहले। डॉट DOC जी, .docx होता है। तो .docx है, ये इस फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब फाइल की एक्सटेंशन का क्या काम होता है? फाइल की एक्सटेंशन जो है आपके कंप्यूटर को बताती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन कैसे करना है, क्योंकि डिफरेंट एक्सटेंशन वाले होते हैं ना। अब इसकी एक्सटेंशन होगी .docx, तो जब जिस भी डॉक्यूमेंट्स के आखिर पे .docx होगा तो आपका कंप्यूटर उसको वर्ड में ओपन करेगा। अगर यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और सेव करने के बाद उसकी एक्सटेंशन .docx की जगह पे हम PPT रख देते हैं, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स में ओपन नहीं होगी, वर्ड में ओपन नहीं होगी, फिर उसको पावर पॉइंट ओपन करने की कोशिश करेगा। अब आगे वर्ड लिखा होगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, वो ओपन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर .mp4 है तो वो हमारे पास साउंड के लिए होती है, ऑडियो क्लिप्स चलाने के लिए होती है। और डॉट इमेज है या डॉट JPEG है तो वो पिक्चर के लिए होती है। तो डॉट के बाद वाली जो चीज़ होती है वो बता रही होती है आपके कंप्यूटर को कि इस फाइल को ओपन कैसे करना है। अब हमारे पास आता है जी फाउंड फॉर्मेटिंग। फाउंड फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है शक्ल व सूरत। यानी अब फाउंड फॉर्मेटिंग है तो आपकी फ़ॉन्ट की कौन सी शक्ल होगी, ये भी आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड में चेंज भी कर सकते हैं, इसको तब्दील कर सकते हैं और इसको खूबसूरत बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट हमें हमारा जो वर्ड है उसमें अवेलेबल होते हैं, वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इस जगह पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरियल, तो इसका मतलब है यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो एरियल वाला सिलेक्ट किया हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है 18, मतलब क्या है कि इसका साइज़ जो है वो 18 है। यहाँ से आप साइज़ इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस जो एरियल के साथ छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत से जो है ना फ़ॉन्ट नज़र आ रहे होंगे। आप टाइम न्यू रोमन है, किलबरी है, और भी बहुत से होंगे। तो जो आपने सेलेक्ट करना होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यानी फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ ये दोनों इसी जगह से ठीक होंगे। आगे आपके पास है जी बोल्ड। इसका मतलब है सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बाकी लोगों को आ सर रही है? सर डिफॉल्ट में कौन सा फॉन्ट आता है? जी सर 12 जो है ना वो होता है। और जो आपके ऑफिस डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए, जैसे ये स्लाइड में नज़र आ रहा है ये सारा बोल्ड है, तो आप Ctrl+B प्रेस करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा तिरछा नज़र आ जाए तो उसके लिए आप Ctrl+I प्रेस करते हैं तो उससे इटैलिक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो उसके नीचे लाइन लगी हो तो फिर आप Ctrl+U करते हैं तो उससे अंडरलाइन हो जाता है। आप टेक्स्ट का कलर भी इसी फ़ॉन्ट की सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये जगह जो है इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे जो A लिखा हुआ है इसके नीचे जो है वो कलर दिया हुआ है। आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, जो कलर आपने करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी यहीं से होगा। ये जो साथ AB लिखा हुआ है और इसका थोड़ा सा जो पीले कलर में दिया हुआ है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास हाईलाइटर आ जाता है। जिस टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करते हैं वहाँ से आप अपना टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं।
ये आपके पास था फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। अब हमारे पास आ गया पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि आपका पैराग्राफ कैसा आप चाहते हैं कि नज़र आए। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले होती है अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है, जस्टिफाई है। लेफ़्ट अलाइन का मतलब है कि आपका टेक्स्ट जब आप इस जगह पे क्लिक करते हैं ना, तो आपका टेक्स्ट जो है लेफ़्ट अलाइन हो जाता है, यानी एक साइड पे। जैसे आपकी स्लाइड का टेक्स्ट है, ये सारा लेफ़्ट अलाइन है, लेफ़्ट वाली साइड के साथ लगा हुआ है। तो आप कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो भी लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, या फिर आप इस जगह पे आके यह जो पैराग्राफ वाले ऑप्शन है इनमें से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से सेंट्रल लाइन है, तो आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सेंट्रल लाइन हो जाएगा, या फिर कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो भी सेंट्रल लाइन हो जाएगा। आगे है अलाइन राइट, मतलब आप उसको अपने टेक्स्ट को लैपटॉप की स्क्रीन के इस साइड पे करना चाहते हैं, इस साइड पे, तो देन आप जो है कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे, या फिर ये वाला जो सिंबल है इस पे सेलेक्ट कर देंगे तो फिर राइट लाइन हो जाएगा। जस्टिफाई में क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है दोनों साइड से बराबर हो, अब ये एक साइड के साथ लगा हुआ है, हम चाहते हैं दोनों साइड से बराबर हो, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस जे कर देंगे, तो उससे दरमियान में स्पेसेस आ जाएंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है आपस में बराबर हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये अब लेफ़्ट लाइन तो है, आपने अब इस जगह पे आना है। या ये देखें ना, ये जगह जो है ना थोड़ी सी रेड कलर में है, तो मतलब है कि ये वाला हिस्सा सिलेक्ट हुआ खड़ा है पहले। अब हम चाहते हैं कि इसको ना सेंटर में कर दें, तो अब जब मैं यार जो बोला है ये रिपीट करें। हम देख रहे हैं इसको ना, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पे ना इसको लेफ़्ट अलाइन करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इस स्क्रीन में ये वाली जगह जो है ना इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, तो मतलब है कि ये लेफ़्ट अलाइन हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट ना हो, ये सेंटर अलाइन हो, तो हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब किया तो अब आपको शो हो रहा होगा कि ये अब टेक्स्ट जो है वो दरमियान में आ गया है, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, सेंटर अलाइन, तो ये सेंटर के साथ अलाइन हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना लेफ़्ट राइट अलाइन हो, तो हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अब राइट में चला गया, बिल्कुल पिक्चर के नीचे आ गया है। तो इस तरीके से आप इन बटन्स का इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट को सेंटर है, लेफ़्ट है, राइट है या जस्टिफाई है वो कर सकते हैं। यह हमने पीछे पढ़ा है, ये वाला हिस्सा हम पढ़ रहे थे कि यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। मिसाल के तौर पर इसका मैंने कलर चेंज करना है, इसके ऊपर मैं रखूँगा इसको और यहाँ पे आके क्लिक किया, तो अब ये देखें ये सारा क्या हो गया है, रेड कलर में हो गया। अब दोबारा इसको पकड़ता हूँ, इधर आ गया तो ये दोबारा किस में, रेड कलर में चेंज हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने फ़ॉन्ट के जो डिफरेंट हैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, आप इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ से आप जो है जो फ़ॉन्ट मर्ज़ी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब ये चेंज हो गया है, यहाँ से आप साइज़ का कंट्रोल कर सकते हैं सारा। तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपको करने से आ जाएगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें हमारे पास है जी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि आपका पैराग्राफ कैसा नज़र आएगा। अब इस पिक्चर में देखें ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब हम इसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं कि ये कैसा नज़र आए। तो उसमें हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में सबसे पहले होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि जो दो लाइनें हैं उनका आपस में क्या स्पेस होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये रेड लाइन है ना, और ये एक थोड़ी सी ग्रीन लाइन है, इन दोनों के दरमियान में जो आ रही है ना स्पेस, इसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो पैराग्राफ में हम लाइन स्पेसिंग अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी हम 1.0 रखेंगे तो वो नॉर्मल लाइन स्पेस होती है, जैसे आपके पास कापी है या दूसरे जो पेज ऑटोमेटिक लिखे होते हैं उसमें यही होती है 1.0। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए तो आप 1.5 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप 2.0 रख सकते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लाइन स्पेसिंग का यहाँ से जो है ना, इस बटन से, ये जो पिक्चर में आपको बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेसिंग की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? जी समझ नहीं आई। लाइन स्पेसिंग की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जी जी में यूज होती है। 1.0 है, 1.0 वो 1.0 है। आप इसको अगर जी
आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। बाई डिफॉल्ट भी 1.0 होता है। हाँ हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट वन बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 होता है। अब ये देखें, हम इसको चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ना। अब ये देखें, जैसे हम पिक्चर में दिखाया गया, इस बटन पे आना है। अब ये बटन ढूंढें, यहाँ पे है ये फॉर्मेट में। अब इस पे मैं आता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें 1.0 पे टिक है, तो ये डिफ़ॉल्ट है। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अब 1.5 पे आया तो स्पेस बढ़ गई है। अब मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा हो, तो अब 2 पे और बढ़ गई है। अब मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा हो, तो 2.5 पे और बढ़ गई है। फिर 3 पे और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी लाइन की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये जो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन से आप इसको कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन है जो कीबोर्ड वाला, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो 1 वाली स्पेस लगेगी, Ctrl+5 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, Ctrl+2 करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो 2 वाली स्पेसिंग आ जाएगी। वरना इस बटन के साथ भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आगे है ऐड एंड रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, कि आप जो है इसी जगह से पैराग्राफ के स्टार्ट में, पैराग्राफ के ऊपर से नीचे से जगह को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे हम अदर ऑप्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के शुरू में कितनी जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे है 0, कि कोई जगह भी नहीं छोड़नी। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 0.5 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना ये साइड पे हो जाएगा। अब ये देखें, पहले इधर लगा हुआ था, अब इधर हो गया है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे आप अब चाहते हैं अपना पैराग्राफ आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। आगे जी बुलेट और नंबर लिस्ट लगानी है, तो वो भी आप यहीं से लगा सकते हैं। कि आपके पास कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो आपके पास बुलेट और नंबर लिस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये जो बटन है, बटन नज़र आ रहा है, इसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बुलेट लग जाएंगे इसके साथ। ये लग गया जी, 1 2 3। अब हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 ना हो, ये कुछ और हो, तो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इसको इस पे रख दें, इस पे रख दें, ऐसे कर दें, ये कर दें। जो आपको पसंद होगा आप अपने अकॉर्डिंग उसे यहाँ से सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लगा देगा। अगला कुछ एडिटिंग टूल लिखे हुए हैं। Ctrl+C है कॉपी करने के लिए। कॉपी का मतलब होता है कि इसे मैंने सेलेक्ट किया और Ctrl+C कर दिया है। तो अब ये जो हमने पढ़ा था रैम के बारे में कि टेम्परेरी मेमोरी होती है और थोड़ा सा डेटा जो है थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है। अब ये रैम के ऊपर एक क्लिप बोर्ड का नाम होता है, क्लिप बोर्ड के ऊपर सेव हो गया है। अब मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में जाऊँगा और Ctrl+V प्रेस करूँगा या पेस्ट करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट उधर पहुँच जाएगा और इधर भी मौजूद रहेगा। तो इसका मतलब है ये कॉपी हो गया। कट है तो अगर मैं इसको Ctrl+X करता हूँ तो अब ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ से चला गया है क्लिप बोर्ड पे। जब मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में जाऊँगा वहाँ पे Ctrl+V करूँगा तो वो वहाँ से वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट में पहुँच जाएगा, हमारे इस डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो जाएगा। तो आगे है अंडू, यानी अब हमने इसको क्या किया है, कट किया है। हम चाहते हैं कि हम इसे कट नहीं करना चाहिए था, तो हम Ctrl+Z करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अंडू का मतलब होता है वो काम दोबारा से रिपीट कर दे, यानी वापस कर दे, रिवर्स कर दे। तो अब मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो ये जो हमने काटा था वो वापस आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, बस उसके बगैर ही ठीक था, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Y करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, रीडू हो जाएगा, यानी अनडू और रीडू, ये कंसेप्ट है इसका। आगे हमारे पास फाइंड है, यानी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें से आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो Ctrl+F प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आप वो वर्ड टाइप करेंगे जो आपने फाइंड करना है डॉक्यूमेंट में, वो फ़ौरन आपको मिल जाएगा। अगला है रिप्लेस। इसमें क्या होगा, जब आप Ctrl+H प्रेस करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो होगा उसमें 2 ऑप्शन होंगे। पहले ऑप्शन में आपने वो लफ्ज़ लिखना है जो आप ढूंढना चाहते हैं, दूसरे ऑप्शन में वो लफ्ज़ लिखना है जो आप रिमूव करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है या एक आर्टिकल समझ लें, आपने लिखा है किसी शख्स पे लिखा है, अल्लामा इकबाल पे लिखा है, और आप अल्लामा इकबाल की जगह पे नाम लिखते रहें कैद आज़म, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि उस पैराग्राफ में जितनी दफ़ा भी मैंने कैद आज़म लिखा है तो वो नहीं होना चाहिए, अल्लामा इकबाल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, ऊपर लिख देना है
कायदे आज़म, और नीचे जिसमें चेंज करना है उधर लिख देना लामा इकबाल, और फिर ओके करना है। तो जिस जिस जगह पे आपके डॉक्यूमेंट में कायदे आज़म लिखा हुआ होगा वो चेंज होके लामा इकबाल में तब्दील हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अब। ये है जी पेज लेआउट के बारे में। अब पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट का मकसद जी रिप्लेस का बता दें। रिप्लेस कमांड का कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे ना तो वो फाइंड, एक आपके पास डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें दो ऑप्शन होंगे। पहले में आपका फाइंड करने वाला लिखा जाएगा जो आप नाम लिखना चाहते हैं, और रिप्लेस में आप जो है दूसरा नाम लिखेंगे जो आप चेंज करना चाहते हैं। उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच है। अच्छा, अब हमारे पास है जी पेज लेआउट। यानी पेज लेआउट का मतलब होता है, यानी आपने अगर पेज लेआउट चेंज करना है तो कैसे होंगे वो, आपने रिबन टैब में आना है। रिबन टैब में गो टू लेआउट, या अगर आपके पास 7 वाला है, पुराना है, तो ओल्डर वर्जन में पेज लेआउट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। या फिर आप कंट्रोल कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है Alt प्लस P प्रेस करेंगे तो भी आप इसी जगह पे आ जाएंगे। यानी ये नीचे जो पिक्चर शो हो रही है ये उसी की है। ये अब रिबन है, तो रिबन में हमारे पास ये पेज लेआउट का बटन है। अब इसके ऊपर जब आपने क्लिक किया तो नीचे आपके पास पेज लेआउट के रिलेटेड सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि पेज का मार्जिन आपने चेंज करना है, ओरिएंटेशन चेंज करनी है, उसका साइज चेंज करना है, उसके अंदर कॉलम डालने हैं, वाटर मार्क है, पिक्चर है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपका यहाँ से होगा। पेज लेआउट का कहाँ से मिलेगा? रिबन टैब में। अब हमने पढ़ा है ना कि जहाँ पे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, इस टैब को हम क्या कहते हैं? रिबन। रिबन में आके आपने पेज लेआउट पे क्लिक करना है। पेज लेआउट में आपको सारे पेज लेआउट के रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। ये नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है ना कि पेज लेआउट वाली। नेक्स्ट स्लाइड शो हुई है? यस सर। सर जी लेआउट वाली। यस सर, हो रही है शो। ओके ओके। अब पेज लेआउट की सेटिंग क्या है? इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है आपने अपना जो पेज है उसकी साइडों पे कितनी जगह छोड़नी है। मार्जिन का मतलब है कि पेज की जो साइड्स हैं वहाँ पे आप कितनी जगह छोड़ना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारी जो स्लाइड है, इस स्लाइड में ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 से इस साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। 2 के नीचे ए है तो इस साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। ये सारी जो जगह है ये क्या है? एक मार्जिन लगा हुआ है। फिर इसी तरीके से ऊपर पेज लेआउट के ऊपर जो है थोड़ी सी जगह छोटी हुई है, और इधर जो वाइड मार्जिन लिखा हुआ है इसके नीचे भी थोड़ी सी जगह छोटी हुई है, और इस साइड पे भी थोड़ी सी जगह है। तो इस चीज़ को, जो पेज के साइडों के जो जगह होती है, साइडों के इर्द गिर्द वाली जगह, उसको हम कहते हैं पेज मार्जिन। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज, के पेज के किनारों के इर्द गिर्द जो ब्लैंक स्पेस होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। अब वो मार्जिन कैसे सिलेक्ट करना है? सबसे पहले आपने लेआउट पर, यहाँ पे जो रेड एरो शो हो रहा है, लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मार्जिन वाला। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे, जैसे नॉर्मल है 1 वाला जो आम तौर पे चल रहा होता है। फिर नैरो है, आप चाहते हैं कि जगह थोड़ी सी कम छोड़नी चाहिए तो आप 0.5 कर सकते हैं। मॉडरेट है तो इसमें आपका क्या होगा कि ऊपर से जो है जगह 1 इंच छोड़ी जाएगी, टॉप और बॉटम जो है, टॉप और बॉटम से 1 इंच छोड़ेगा, और साइड से 0.5 इंच। या फिर आप इसकी जो इंचेज़ हैं, पॉइंट्स हैं, इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जगह जो है वो कैसे छुड़वानी है, इंचेस में छुड़वानी है या पिक्सल में या सीएम में, वो सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब वाइड है तो वाइड में क्या होगा? 1 इंच टॉप और बॉटम से, और साइड से 2 इंच जगह जो है वो छोड़ देगा। तो इसे हम कहते हैं पेज मार्जिन। इसका भी हम ज़रा देख लेते हैं, अगर पावर पॉइंट में इसका ऑप्शन है तो। नहीं, ये पावर पॉइंट में, क्योंकि हमारी स्लाइड जो है वो पावर पॉइंट में है, तो पावर पॉइंट में इसका ऑप्शन पेज लेआउट का नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें स्लाइड्स हैं ना। तो अगर इसका होता तो आपको मैं दिखा देता। सर एक तो ये साइड स्पेस हम छोड़ रहे हैं ना, और एक इससे पहले अभी आपने किया है, तो
तो ये जो है पूरे पेज का है और वो वो जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं उसका है। हाँ हाँ, वो पैराग्राफ स्पेसिंग था, वो था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये हमारी है पेज लेआउट की फॉर्मेटिंग। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने पूरे अच्छा, पेज की फॉर्मेटिंग को सेट करते हैं। उसमें सर हम एक मतलब जिस पैराग्राफ का हम करना चाहे वो कर सकते हैं और इसमें हम पूरे पेज का करते जी हैं। जी, इसमें पूरे पेज का करते हैं। जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं ना, फिर प्रिंट में हमारे पास मसले आ रहे होते हैं। अगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो प्रिंट में प्रिंटर जब छोटा होता है तो वो इधर उधर वाला जो टेक्स्ट है वो काट देता है। तो फिर हम प्रिंटर के हिसाब से ना इसकी ऐसा जगह जो है छोड़ देते हैं। अब क्योंकि ये हम पावर सही पॉइंट पे है। थे, वरना मैं आपको इसका करके दिखा देता। अब इसका इधर ही से समझ लेंगे। जब आप मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये जो नीचे वाली ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये वाला ऑप्शन खुलेगा। अब इसमें देखें तो लिखा हुआ है टॉप पे 0.8 cm है, बॉटम पे 0 cm है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ये वाली सेटिंग हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो इस पे 1.91 है, बॉटम पे भी 1.91 है। लेफ़्ट और राइट की जगह जो है वो छोड़ी हुई है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। वाइड में 2 पॉइंट के हिसाब से लिखा हुआ है, नैरो में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है। अगर आप इनमें से सिलेक्ट कर लें तो भी ठीक है। अगर इनमें से सिलेक्ट नहीं करते तो नीचे बिल्कुल नीचे जो लिखा हुआ है ना कस्टम मार्जिन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपके पास एक बॉक्स शो हो जाता है। उसमें आपसे पूछता है कि टॉप और बॉटम से कितनी जगह छोड़नी है, टॉप से कितनी छोड़नी है, बॉटम से, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, जितने इंच या जितने सीएम आप रखना चाहते हैं आप वहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। यानी ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लेआउट में आना है सबसे पहले आपने, फिर लेआउट में मार्जिन पे, फिर कस्टम मार्जिन पे। अब यह देखो ये जो एरो आ रहा है लेआउट, लेआउट में हमने इस मार्जिन वाली जगह पे क्लिक किया तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। इसमें फिर हम देखना है कि इधर से कोई सिलेक्ट हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से मार्जिन हम लगा देंगे। हम इसके इंच है, सीएम है और पॉइंट है, ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो कहाँ इस्तेमाल होता है कि जो नारो मार्जिन वाले हैं ये ज़्यादातर जो है जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ पे, जो आप रिपोर्ट बनाते हैं वहाँ पे शो हो रहा होता है, यहाँ वहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो वाइड मार्जिन वाला है वो आपके जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब पेज लेआउट में हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है, इस पिक्चर में देखें लेआउट है और इसमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप पेज पर कैसे लिखना चाहते हैं, यानी पेज को सीधा ऐसे रख के लिखना चाहते हैं या ऐसे लिखना। यानी सीधा लिखने वाले को हम कहते हैं पोर्ट्रेट और इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। तो ये भी आप ओरिएंटेशन भी यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लिखना चाह रहे हैं। तो सिलेक्ट कैसे होगा? सबसे पहले आपने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन में आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे कि ये वाला रखना है या ये वाला, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। यही बात लिखी हुई है कि पेज की डायरेक्शन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, या तो वर्टिकल रखेंगे या फिर हॉरिजेंटल रखेंगे। लेआउट पे हैं, ओरिएंटेशन पे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट करें। या फिर इसका शॉर्टकट है Ctrl+P+O। उसके आगे आपने अपना वो देना है कि आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो ये पिछला शॉर्टकट सेम रहेगा, Alt+P+O वाला। उसके साथ अगर आप L रखेंगे तो आपका जो पेज है वो लैंडस्केप हो जाएगा। अगर आप उसके साथ P रखेंगे तो आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट हो जाएगा। अब पोर्ट्रेट कहाँ यूज़ होता है? जो नॉर्मल हमारे सर ये ऐसे। शॉर्ट कीज काइंडली जी सर ये शॉर्ट कीज काइंडली इधर मेंशन कर दें, ये जो भी आपने बताई हैं इस ये स्लाइड पे ये स्लाइड पे लिखा हुआ है ना लेआउट वाली। ये लिखा हुआ नहीं है, ये स्लाइड पे लिखा हुआ है और नहीं नहीं लिखे हुए सर। आपको शो नहीं हो रहा, लिखा हुआ तो है। ये लिखा हुआ है Alt+P+O। मेरा कर्सर शो हो रहा है आपको? स्लाइड नहीं शो हो रही, फिर इसका मतलब मुझे अभी आपका कर्सर शो हो रहा है लेकिन ये जो अभी आपने बोला ये स्लाइड में नहीं है। एक अभी मिनट, शो हो रहा है स्लाइड पे अभी। हमें एक मिनट। अब जो रेड अभी कलर अभी तक हमें शो होगा। ठीक लास्ट स्लाइड दिखाई दे रही थी। जी ये सर, इसका हमें पिछली इसका स्लाइड। ये देखे ना, अब हुआ है। अभी शो हुआ है। हाँ हाँ हाँ। यस सर। तो यही बात कर रहे थे कि शॉर्टकट जो है ना आप Alt+P+O। चलिए अब मैं जो स्लाइड चेंज करूँगा साथ साथ आपसे पूछता जाऊँगा कि स्लाइड चेंज होगी तभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, वरना फिर हम इसको जब तक आपके पास नहीं होती ना चेंज तब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब मैं यही चीज़ बता रहा था कि आपने पेज की जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे क्लिक करेंगे ना लेआउट पे, तो यहाँ पे आपने ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद आपने जनाब ये वाले जो दो ऑप्शन हैं पोर्ट्रेट का है
और लैंडस्केप का है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। पोर्ट्रेट में ये होगा कि आपका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जैसे आप लिख रहे होते हैं वो वाला, और लैंडस्केप में जब आपके पास चार्ट्स होते हैं या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो पोर्ट्रेट के ऊपर नहीं आ रही होती, तो फिर आप अपना लैंडस्केप वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट जो है वो क्या है, आल्ट है, पी है और साथ ओ है। यहाँ तक सेम है। इसके बाद अगर आपने लैंडस्केप रखना है तो एल प्रेस करेंगे, और अगर आपने पोर्ट्रेट रखना है तो पी। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे वक्त के अकॉर्डिंग। अगला है यूज़ केस। यूज़ केस मतलब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पोर्ट्रेट जो है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में जैसे इस ऐसे है, लेटर है वहाँ पे, और लैंडस्केप जब आपके पास बहुत ज़्यादा टेबल हों, चार्ट्स हों, वाउचर हों, तो वहाँ पे जो है ये वाला लैंडस्केप वाला इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएं। आगे है पेपर की डायमेंशन है, यानी जो आपका पेपर होता है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेपर के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए A4 है, लेटर है, लीगल है। ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप लिख रहे होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम A4 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिस वाले जो होते हैं, वो ज़्यादातर लेटर वाला यूज़ करते हैं, और जो अदालत वाले होते हैं, कानूनी काम जो होता है, वो ज़्यादातर लीगल करते हैं। जैसे स्टाम्प पेपर हो गया तो वो थोड़ा बड़ा होता है आम पेपर से, तो वहाँ पे लीगल होता है। ऑफिस राइटिंग में लेटर होता है, नॉर्मल राइटिंग में हमारे पास A4 होता है। ये साइज़ की सेटिंग भी आप इसी से कर सकते हैं, यानी लेआउट में तीसरे आप नंबर पे जो आपके पास साइज़ शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेटर है, लीगल है, और भी बहुत से लिखे हुए हैं जो आपके पास प्रिंट में अवेलेबल होगा, आप वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है, लेआउट पे जाना है, जो ये रेड एरो शो हो रहा है। लेआउट के बाद आपने साइज़ पे जाना है, ये इस बटन पे। साइज़ के बाद आपने साइज़ सेलेक्ट कर देना है, जो आपके पास ऑप्शन शो होंगे उनमें से। A4 है, लेटर है, लीगल है, जो भी आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। या फिर कस्टम साइज़ का ऑप्शन होता है, यानी यहाँ इस पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा, इसके ना बिल्कुल नीचे कस्टम का एक ऑप्शन होता है, उस पर सिलेक्ट करते हैं तो वो फिर आप एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ता है कि आप कितने इंच का पेपर जो है लगाना चाह रहे हैं। अब हम मूव कर गए हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस स्लाइड का टाइटल है टेबल एंड लिस्ट। अब ये स्लाइड नज़र आ रही है सबको? जी सर। जी सर, आ रही है। ओके। अब टेबल क्या होता है, ये हम इंसर्ट टैब के ज़रिए टेबल को इंटर करते हैं। टेबल में हमारे पास रोज़ एंड कॉलम होते हैं। जो डेटा हम रोज़ और कॉलम में ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उसको हम टेबल के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट हमारे पास होता है Alt+N+Alt। जब हम ये प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिक टेबल जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। अब टेबल में चलें इसको हम लाइव कर लेते हैं ना, एक मिनट। टेबल कैसे, यहाँ पे आप आएंगे इंसर्ट पे। सर जी जी सर जी जी, बोले बोले। सर जो शॉर्ट कीज होती हैं इनमें बात बात ना हम कंट्रोल को साथ मिलाते हैं, बात बात आर्ट को मिलाते हैं, बात बात आर्ट शिफ्ट को मिलाते हैं, तो ये कैसे याद होगा सर? नहीं, ये इसका प्रैक्टिस से याद होता है, ये वैसे नहीं याद होता। जब आप काम कर रहे होते हैं ना इसके ऊपर, तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक याद होता है। वैसे अगर काम नहीं करते तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, वैसे ये भूल जाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि टेबल कैसे एंटर होता है। हम टेबल में इंसर्ट के टैब पे आते हैं, यहाँ पे जैसे पिक्चर में शो किया गया इंसर्ट पे, और उसमें ये टेबल वाला ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इंसर्ट पे, और ये मेरे पास टेबल वाला ऑप्शन है। इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो नीचे टेबल आ गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता जाऊँगा। अब ये मेरे पास एक रो एक कलम आ गई, अब दो रो दो कलम बन गए, तीन कलम बन गए, चार कलम बन गए। अब इसको अगर हम 5 बन गए नीचे करते हैं तो 2 लाइनें हो गई, 3 लाइनें हो गई। तो जितना आप बनाना चाहते हैं आप उतना यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल, यानी आप 2-4 सेलों को अगर इकट्ठा कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम टेबल बना ही लेते हैं, ये बन गया टेबल हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। ये इधर कर दिया हमने ना थोड़ा सा।
ठीक है। अब मर्ज सेल का मतलब है कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल। अब आप मिसाल के तौर पर ये वाले ऊपर वाले जो दो सेल हैं ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम होगा ना वो बड़ा होगा, तो ये ऊपर वाले दो सेलों में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सेलों को इकट्ठा करूँगा, इधर आके मैं करता हूँ जनाब मर्ज सेल, तो ये एक सेल बन गया है। अब यहाँ पे देखें ये सेल छोटा है, ये छोटा है, ये वाले छोटे हैं, तो अब ये क्या है, दो सेलों को मिला के जब एक सेल बन जाता है तो उसे हम कहते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल। आगे है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल का क्या मतलब है कि आप डिज़ाइन में जाएं और क्विक स्टाइल को चेक कर लें। अब मिसाल के तौर पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इनमें से आप जो है मुख्तलिफ डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जो भी डिज़ाइन जिस डिज़ाइन के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरे जो टेबल है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप जो है अपने टेबल का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये शो हो रहा है ना लाइव सबको? जी सर जी। जी। अच्छा, तो यहाँ से हम इसको अब ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारा काम जो है आपको एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, बहुत आसान सा है। अगला है लिस्ट। लिस्ट जैसे हमने वो पिछली स्लाइड में भी लगाई है, तो उसी को कहते हैं कि इसमें आप सिंबल और कस्टम सिंबल के ज़रिए भी लिस्ट बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपके जो जो जहाँ से पे आपने सेलेक्ट किया होगा ना टेक्स्ट, वो लिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उसमें आप नंबर लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 है, जैसे यहाँ पे नीचे शो हो रहा है ना, ये जैसे 1 2 वाली है, ABC वाली है, 1 2 3 वाली है, तो ये नंबर लिस्ट होती है। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। अब मिसाल के तौर पर आपने ना, अगर आपको कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना फ्रूट्स के नाम लिखें, या आप जो है ना वेजिटेबल के नाम लिखें, या आप ऐसे खाने पीने की चीज़ों के नाम लिख रहे हैं, तो आप पहले फ्रूट लिखते हैं। आपके पास मेन सेक्शन फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट के अंदर आपके पास डिफरेंट फ्रूट आ जाएंगे, एप्पल है, मैंगो है, इस तरीके से। फिर आप वेजिटेबल लिखेंगे, उसके अंदर और वेजिटेबल्स आ जाएंगी। फिर ड्राई फ्रूट लिखेंगे, उसके अंदर और फ्रूट आ जाएंगे। तो जब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाती है तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं या मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? टेबल जो है वो यूज़ होता है जब आपके पास स्ट्रक्चर डेटा हो रो और कॉलम में, और आपके पास लिस्ट जो तब यूज़ होती है जब आपके पास सिक्वेंशियल डेटा हो। जब आप किसी तरतीब में डेटा लिखना चाहते हैं ना, तब लिस्ट शो होती है। मिसाल के तौर पर इसी को दोबारा करते हैं, पहले भी हमने किया है। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया, ये आपके पास लिस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। 1 2 वाली ऐसे ही कि उसके साथ आगे ब्रैकेट लगी हो, ABC वाली, 1 2 3 वाली, इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं नॉर्मल। अगर ऐसे लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में आगे आके आप शिफ्ट वाला जो है प्रेस करेंगे ना, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं, तो आपकी ये वाली आ जाती है। तो इसमें जब आप इंटर करके थोड़ा सा आगे करते हैं तो फिर आपकी मल्टी लेवल वाली लिस्ट भी शुरू हो सकती है उसमें ना। आपसे वो करवा तो नहीं रहे, आपसे जस्ट पूछेंगे कि मल्टी लेवल लिस्ट कौन सी होती है, तो बताना है कि लिस्ट के अंदर जब एक और लिस्ट आ जाती है तो उसे हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है मेल मर्ज के हवाले से। अब इसका ऊपर वाला टाइटल सेम रह गया है, लेकिन नीचे जो है मेल मर्ज है। ये स्लाइड शो हो रही है सबको? हाँ। अच्छा, मेल मर्ज का क्या मेल मर्ज का क्या मतलब होता है? अब कल हमने जैसे पढ़ा था कि हम मेल में एक से ज़्यादा लोगों को मेल कर सकते हैं ना, जिसमें हमने कार्बन कॉपी का ऑप्शन पढ़ा था, CC और BCC। तो अब वो होता कैसे है, उसके लिए हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, मेल मर्ज वाला टूल। मेल मर्ज क्या करता है कि जब हम बहुत से लोगों को इकट्ठी मेल सेंड करना चाहते हैं ना, तब हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है, तो हम सब का रिज़ल्ट जो है उसके नाम से, या रिज़ल्ट को छोड़ें, हम किसी को ना इनविटेशन देना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनविटेशन जब जाए बाकी तहरीर सेम हो और नाम उसका डिफरेंट हो, हर बंदे को उसके नाम से जो है लेटर मिल जाए। तो उसके लिए हम मेल मर्ज का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो रिबन है, रिबन में आपने मेलिंग वाले सेक्शन पे आना है। मेलिंग वाले सेक्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पे नीचे जो है स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसको पहले पढ़ते हैं। यूज टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम बट द सेम फॉर्मेट। चीज़ें सेम होंगी, इनविटेशन लेटर सेम होगा, सिर्फ उसके ऊपर क्या होगा, नाम डिफरेंट होगा। आप लेटर लिखना है आपने बहुत से लोगों को,
सर्टिफिकेट बनाने हैं, इनविटेशन देनी है, तो इन सारे कामों में ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, गो टू द मेलिंग टैब, जैसे ये वाला है, यानी आपके रिबन में मेलिंग वाले टैब पे आएंगे। फिर क्या करना है, क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज, इस बटन पे मेल, जब इस पे क्लिक करेंगे नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएंगे, फिर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है मेल मर्ज को स्टार्ट करने के लिए। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आगे आपसे पूछता है सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, कि आप किस किस्म का डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं। लेटर लिखना है, आपने सर्टिफिकेट बनाना है, आपने इनविटेशन देनी है, तो जो डॉक्यूमेंट लिखना है वो नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे है सेलेक्ट रेसिपेंट, रेसिपेंट में हमने वो एड्रेस लिखने होते हैं उन लोगों के जिन लोगों को हमने भेजना है। अब हमने ज़्यादा लोगों को भेजना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया पहला पहला टाइप न्यू लिस्ट, कि आप एक न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं या आपके पास पहले से बनी बनाई लिस्ट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपने 10-12 लोगों को भेजना है, यहाँ से आप लिस्ट बनाएं, सबका नाम, पहले बंदे का नाम आ जाएगा, फिर दूसरे का, तीसरे का, सबको सेंड होता रहेगा। या आपके पास पहले से बनी बनाई लिस्ट है तो आप वो वाली लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टैप न्यू लिस्ट है, एग्जिस्टिंग लिस्ट है। फिर क्या करना है, इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू रिज़ल्ट, इसमें प्रीव्यू का मतलब होता है आपने सेंड करने से पहले चेक कर लेना है क्या उनके नाम जो है वो ठीक लिखे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डेटा को वेरीफाई करना है। अब ये चेक कहाँ से होता है, ये आपका जो स्क्रीन है उसी के ऊपर जो रिबन टैब है ना, उसके अंदर दो और टैब होते हैं, व्यू का और रिव्यू का ना। ये जो नीचे वाली पिक्चर है इसमें आपको नज़र आ रहा है, मेलिंग के आगे जो टैब है ना ये है रिव्यू टैब। इस टैब के अंदर ना वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। रिव्यू में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यानी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। वो आपको ये पहला ऑप्शन जो है ना ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में अगर स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक होगी तो उसके नीचे लाइन आ जाएंगी, यानी स्पेलिंग गलत है तो नीचे रेड लाइन आ जाएगी, ग्रामर गलत है तो नीचे ग्रीन लाइन आ जाएगी। कमेंट्स ऐड करने का ऑप्शन होता है, जो आपने चेंजिंग की है, यानी फॉर एग्जांपल आपने पहले एक और लिखा है फिर उसको सेव कर दिया था, फिर आपने चेंज किया है, लफ्ज़ों को आगे पीछे किया है, फिर और लिखा है, तो वो वाली सारी चेंजिंग जो है वो ट्रैक हो रही होती हैं। वो आपको बता रहा होता है कि पहले ये था। आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो उसमें वो सारा शो हो जाता है कि पहले ये था और बाद में आपने ये किया था। आगे है प्रिंट डॉक्यूमेंट, तो आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने ये जो सारा डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल नहीं है, यहाँ पे ये जो पुरानी तस्वीर है इसमें आपके पास ऑफिस बटन है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास वही ऑप्शन फाइल वाले आ जाएंगे। जो न्यू हैं जिनके पास 16 है या 13 से ऊपर है ना, उनके पास फाइल वाला ऑप्शन आता है। जो इससे पहले वाले हैं 7 वाले हैं तो उनके पास जो है ना ये वाला बटन आता है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी फ़ाइल का जो है आप वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, प्रिंट करेंगे तो आपकी फ़ाइल प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप अगर इस पर क्लिक नहीं करना चाहते, सीधा Ctrl+P प्रेस करें, आपके पास प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। आपने ओके करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया था वो प्रिंट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वाली शो हो गई है स्लाइड? जी सर। ओके, अच्छा इसमें पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप अपने नेट को फ्रेश करें, क्योंकि अगर किसी एक के पास हो गई है तो फिर इसका मतलब इधर से हो गई है। जी आप होंगे। ओके, तो पहला है द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, के पहला जो पेज होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कवर पेज कहते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+A क्या करती है, ये जो सारा डॉक्यूमेंट होता है, जितना डॉक्यूमेंट आपने लिखा होता है, अगर आपने सारे को इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A प्रेस करेंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है F7 प्रेस करेंगे, तो आपके स्पेलिंग और ग्रामर की जो मिस्टेक हैं उनके नीचे लाइंस आ जाएंगी। अगला है कि प्रिंट के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है, तो Ctrl+P करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपने प्रिंटर की सेटिंग करेंगे और ओके करने पर आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब कौन सा फीचर होता है न्यू डॉक्यूमेंट्स में जिसमें वो ऑटोमेटिक सेव हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटो सेव। इसमें क्या होता है कि हर 10 सेकंड के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक सेव हो रहा होता है, ताकि अगर लाइट चली जाए या लैपटॉप की बैटरी एंड हो जाए तो आपका डॉक्यूमेंट ज़ाया ना हो। तो ये ऑटो सेव का ऑप्शन है। अगला है वेयर डज द फाइल नेम अपीयर इन MS वर्ड विंडो, के आपकी फ़ाइल का नेम का ये ऑटो सेव
ऑटो सेव कहीं पे शो तो नहीं हो रहा होता? शो नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये ये कहीं पे शो हो रहा होता है एमएस वर्ड के ऊपर, सेव के ऊपर? जो न्यू डॉक्यूमेंट्स जो न्यू है ना 16 से ऊपर है, जैसे 16 से ऊपर है ना, उनमें ये शो होता है। जो पुराने थे उनमें ये शो नहीं होता है। तो बहरहाल आपने मकसद ही याद रखना है, ठीक है, आपने मकसद ही याद रखना है कि ऑटोमेटिक ठीक है, सेव ठीक है। कहाँ पे होता है या कैसे होता है, तो कौन सा उसका सिस्टम है, तो आपने ऑटो सेव पे क्लिक करना है उधर बस पेपर में। अगला है कि जो आपका एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका नेम है, तो वो कहाँ शो होता है? सबसे ऊपर वाली जो बार होती है टाइटल बार, उसमें शो हो रहा होता है। अगला है कि अगर आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हैं, यानी आपने फॉर्मेटिंग कर दी है, उसको बोल्ड कर दिए है, कुछ टेक्स्ट उसमें इटैलिक कर दिया है और उसको थोड़ा सा आगे ले गए हैं, फिर बाद में आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये ख़राब है, बिल्कुल ठीक बना ही नहीं है, तो आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे, वो सारी फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगला है कि शॉर्ट कट टू पेस्ट कमांड के जो आपने कॉपी किया हुआ है टेक्स्ट है उसके लिए कौन सी कमांड होगी? तो कंट्रोल वी होगा पेस्ट के लिए। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाते हैं, वो पेस्ट का पी देखते हैं तो वो उसको कंट्रोल प्लस पी कर देते हैं। कंट्रोल प्लस पी जो है वो प्रिंटर के लिए होती है और वी जो है ये पेस्ट के लिए होती है। डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का वो आपके पास A4 होता है। और इसी तरीके से नॉट अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, सेंटर जो है ये पेज मार्जिन की टाइप नहीं है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होता है, पेज मार्जिन में इस्तेमाल नहीं होता। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास पावर पॉइंट की, ये स्लाइड शो हो गई है सबको? नो सर, जी सर अब हो गई। ओके जी। अब पावर पॉइंट क्या है? पावर एक्सक्यूज पॉइंट मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोलें। ये जो सबसे ऊपर होती है टाइटल, ये जो सबसे ऊपर होती है टाइटल बार होती है, हम्म, और इससे नीचे वो जिसमें लेआउट सारा, तो उसको हम क्या कहेंगे? नीचे जो है ना वो आपके पास टाइटल बार में होम और फाइल होगी सारा कुछ। ना ना ना, टाइटल बार में सिर्फ फाइल का नेम होता है, जो होम है या सारा कुछ है वो उसके हम कहते हैं जी रिबन, जी उसे हम कहते हैं रिबन, ठीक है। और रिबन के ऊपर जो आपके पास मेन्यूज जो सर, होते ये हैं क्वेश्चन आया था, रिबन ये की। जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, और उसका शायद में रिबन का ऑप्शन नहीं था, मेन्यू बार था शायद, या कुछ इस तरह का था। हाँ, इसको मेन्यू बार भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जब आप होम के ऊपर जी क्लिक जी करते हैं तो और मेन्यूज ओपन हो जाते हैं, अगर रिबन ना हो तो फिर ये मेन्यू बार होता है। जी अच्छा जी, ये आया अब था क्वेश्चन। चलें ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे हैं सर कि प्लीज़ अपने सवाल सर एंड टाइटल पे बार और मेन्यू। अभी मुझे समझ नहीं है लेकिन आपका क्वेश्चन एंड पे लेंगे हम, इसको ना थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। व्हाट इज़ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट क्या है आपके पास? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम स्लाइड को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज है, इमेज पर एनिमेशन लगा सकते हैं, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब ये कहाँ यूज़ होता है? स्लाइड शो के लिए, लेक्चर देने के लिए, बिज़नेस पैचेस जो होते हैं वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, अपने जो उनके पास सेलमैन होते हैं उनको उनके सामने तकरीर करते हैं, उनको जो समझा रहे होते हैं उसमें भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। उनको बताते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हम आपको इतनी कमीशन देंगे। अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ें करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम अब लर्न कर रहे हैं तो हम इसी पावर पॉइंट के ज़रिए ही कर रहे हैं। इसकी एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट डबल पी है और टी एक्स है, जो पुराने आपके पास थे ओल्डर उसमें PPT होता है और कहीं पे PPSX होता है स्लाइड शो में। तो ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आपके जो कंप्यूटर है वो उसको बताता है कि इस डॉक्यूमेंट्स को आपने कहाँ पे ओपन करना है। अब इसका इंटरफेस सेम वही चीज़ें हैं जैसे उसमें था, तो जो चीज़ें सेम है इसलिए उनको जो ज़्यादा सेम है उनको हमने स्किप किया हुआ है ताकि आपका लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, हम टू दी पॉइंट रहें। अब इसको कैसे ओपन करेंगे? वही तरीका है, आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, सर्च में पावर पॉइंट लिखना है और उस पर ऊपर क्लिक करना है तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा जो भी इंस्टॉल है। इसके भी मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपके पास टाइटल बार आती है जो बिल्कुल ऊपर होगी, अगली स्लाइड में दोबारा आपको एक्सप्लेन करते हैं इसका भी, जिसमें प्रेजेंटेशन का नेम होगा। रिबन में आपके पास होम, इनसाइड, डिज़ाइन का टैब होगा। साइड पैनल, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको साइड पैनल कहते हैं। नोट पैनल, नीचे यहाँ पे स्पीकर नोट्स का एक ऑप्शन होता है, अगली स्लाइड में उसको मज़ीद देखते हैं।
स्टेटस बार में जो सबसे नीचे वाली बार होती है, लास्ट वाली बार होती है, उसे हम स्टेटस बार कहते हैं, क्योंकि वो स्टेटस शो कर रही होती है कि आपके पास कितनी स्लाइड बन चुकी हैं, कितने पेज पे हैं, कितने वर्ड हैं, तो वो सारा जो है उसमें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं जिसमें ये पिक्चर लगी हुई है। तो क्या ये स्लाइड नज़र आ रही है सबको? जी सर। ओके, अब इस स्लाइड में ये वाली जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन को हम क्या क्या कहेंगे? टाइटल बार कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, टाइटल लिखा हुआ होगा आपकी प्रेजेंटेशन का, जिस नाम से आपकी प्रेजेंटेशन है वो वाला नाम लिखा होगा। नीचे वाला हमारे पास रिबन है, या इसको मेन्यू बार भी कह सकते हैं। रिबन में आपके पास फाइल है, होम है, ये वाले सारे बटन हैं। अब जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे ये होम वाले पे अब क्लिक है इस पिक्चर में, तो नीचे ये वाले सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब आप इंसर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, तो फिर ये ऑप्शन गायब हो जाएंगे। फिर इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे, यानी पिक्चर इंसर्ट करनी है, चार्ट इंसर्ट करना है, आपने कोई उसमें टेबल बनाना है, वो वाले सारे चीज़ें इंसर्ट के टैब में होंगे। तो फिर इससे नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे आपको क्या कहते हैं, यानी आपका ये मेन हिस्सा होता है। इस तस्वीर को ना मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रही। ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम स्लाइड्स के लिए, थंबनेल के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो स्लाइड चल रही होती है उसका थंबनेल यहाँ पे शो हो रहा होता है। फिर इसका ना, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वाला हिस्सा है, इसके नीचे लिखा हुआ है स्लाइड 1 of 1। इसका मतलब है कि हमारी जो स्लाइड चल रही है रिसेंटली वो 1 of 1 है। अगर हम दूसरी स्लाइड पे होते हैं तो वो 2 होगी, फिर तीसरी पे होते हैं तो वो 3 होगी। टोटल जितनी है ना, अब 30 स्लाइड हैं तो 2 of 30 होगा, फिर तीसरी पे जाएंगे 3 of 30 होगा, इस तरीके से। अब ये वाला जो है नोट्स पैनल है, इसमें स्पीकर जो है वो अपने नोट्स शामिल कर सकता है, लिख सकता है चीज़ों को देखने के लिए, ताकि टाइम पे भूल ना जाएं। ये सारा नीचे वाला जो हिस्सा है ना, नीचे वाला, इसे हम कहते हैं साइड बार, स्टेटस बार, क्योंकि ये स्टेटस शो कर रही होती है कि आपकी कितनी स्लाइड हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, कौन कौन से नोट्स हैं, कौन से कमेंट्स हैं। यहाँ पे ये जो 3 बटन है, ये व्यू बटन है कि आप अपनी स्लाइड कैसे देखना चाहते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो ये किताब की तरह शो करेगा। इस जगह पे करेंगे तो 3-4 स्लाइड इकट्ठी शो हो जाएंगी। ये वाले जो जूम स्लाइडर है, ये आपकी जो स्लाइड है उसको जूम इन करने के लिए या जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो मेन हिस्सा है, इसे आप टास्क पैनल कहते हैं, यानी जिसमें आपका काम हो रहा होता है। जैसे अब अगर हम मैक्सिमम कितना होता है? 400 होता है मैक्सिमम। इसका भी चेक कर लेते हैं अपनी स्लाइड को जूम करके, तो ये हमारे पास हो गया 400 है जी। मैक्सिमम आपके पास 400 होता है। अब ये जैसे ये स्लाइड शो हो रही है तो मैं, शुक्रिया सर। ठीक है, अब जैसे ये मेरी स्लाइड शो हो रही है तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है 14 of 18। इसका मतलब है कि हम 14 स्लाइड पे हैं, टोटल हमारे पास 18 है। तो यहाँ पे आपके पास जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। इस जगह पे हम क्लिक करते हैं तो वो दूसरी हमारी जो है प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड ओपन हो जाती है उस स्टाइल से। यहाँ से हम इसका व्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शो हो गई है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्लाइड वाली। जी सर। अच्छा, जी सर। हाँ, जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट मेन ओपन हो जाता है तो फिर आप Ctrl+M जब प्रेस करते हैं तो आपके पास न्यू स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे इस स्लाइड में आया हुआ ना, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। जब आप Ctrl+M करते हैं तो ये वाली जगह आपके पास बन के आ जाती है। अगर आपने वो नहीं करना तो आप क्या आते हैं, इंसर्ट के ऊपर आके आप न्यू स्लाइड के ऊपर आते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, ये वाले, कि आपने कौन सी स्लाइड जो है वो आपने रखनी है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। यानी अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये न्यू स्लाइड है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे थे ये इधर नज़र आ रहे हैं। यानी आपने कौन सी रखनी है अपने हिसाब से, टाइटल और स्लाइड वाली रखनी है, टाइटल और कंटेंट वाली रखनी है, सेक्शन और हेडर वाली रखनी है।
टू कंटेंट वाली रखनी है, कंपैरिजन वाली रखनी है, यानी वो आपके टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन करते हैं, आप ये वाली रख देते हैं। आप एक जो आपका कंपटीटर है उसका प्रोडक्ट रखते हैं, एक अपना प्रोडक्ट रखते हैं, फिर बताते हैं कि इनके प्रोडक्ट में ये खामी है, हमारे प्रोडक्ट में ये खूबी है, तो यहाँ पे ये वाला यूज़ होता है। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, टाइटल एंड कंटेंट। जैसे ये स्लाइड है ना, इसके ऊपर टाइटल आ रहा है, नीचे आपके पास कंटेंट आ रहा है, तो यहाँ से जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल एम प्रेस करने से आपके पास ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला टाइटल और सब टाइटल वाली ये वाली स्लाइड आपकी ओपन हो जाएगी। अब नीचे ऑप्शन में जो हम देख रहे थे ना, इस स्लाइड में वही ऑप्शन लिखे हुए हैं कि टू स्लाइड रखनी है, टाइटल एंड कंटेंट रखना है, टू कंटेंट रखना है, कंपैरिजन वाली रखनी है, ब्लैंक स्लाइड रखनी है। ये सारे इन्हीं के नाम है, ये जो शो हो रहे हैं ना, ये सारे इन चीज़ों के नाम है। जो आपने रखना हो आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब उसका अगर आपने लेआउट चेंज करना है तो आप होम में लेआउट के ऑप्शन पे जाएंगे, चूज़ फ्रॉम द प्री डिफाइंड लेआउट, कि जो आपके पास प्री डिफाइंड लेआउट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरा ना ये है टाइटल और इस वाला, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना चेंज कर दूँ, तो कैसे होगा? जैसे यहाँ पे लिखा हो कि होम के टैब के ऊपर लेआउट पे, अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ एक दफ़ा और इधर हम आते हैं लेआउट के ऑप्शन पे तो अब मेरा ये वाला है। तो अब मैं इसको ना कुछ और बनाता हूँ, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये कर देता हूँ ये वाला। अब ये इसमें फ़िट नहीं आएगी, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं भी क्या होता है। तो अब ये देखें ये सारा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अब उसने कोशिश की है, लेकिन क्योंकि वो टैक्स और टाइप का है, मेरा टैक्स और टाइप का है, तो आप क्या करते हैं अपने टैक्स के अकॉर्डिंग उसको सेट कर रहे होते हैं। अब हमने इसको वापस करना है, वापस कैसे होगा कोई बता सकता है? अंडू करके। हाँ, कंट्रोल हम जी प्रेस करते हैं, अंडू हो जाएगा तो ये वापस हो जाएगा। अब हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि डुप्लीकेट है, डिलीट है और हाइड स्लाइड का ऑप्शन है। अगर आपने डुप्लीकेट करना है तो आप कंट्रोल प्लस डी करेंगे, अगर डिलीट करना है तो उसी स्लाइड को आपने सेलेक्ट करना है और डिलीट वाला बटन दबा देना है कीबोर्ड से। अगर आपने हाइड करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और हाइड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। अब इसको कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये वाली जो हमारी है इसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अब मैंने इसको करना है डुप्लीकेट, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता हूँ। तो अब आप देखिएगा पहले लिखा हुआ है 15 आउट ऑफ 18, तो अब डुप्लीकेट होने पर ये जो है 18 की जगह पे 19 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्लाइड्स हो जाएंगी। ये अब मैंने प्रेस कर दिया है। तो अब हमारे पास 15 नंबर पे भी वही स्लाइड है और 16 नंबर पे भी वही स्लाइड है। नीचे स्टेटस में भी शो हो रहा है 16 आउट ऑफ 19, क्योंकि एक स्लाइड इसमें इजाफा हो गया। तो ये तो हो गई डुप्लीकेट। डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसी स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से हम इसका डिलीट वाला बटन जो है वो दबा देंगे, तो ये स्लाइड उड़ गई। फिर क्या था हमारे पास, हाइड। हाइड में क्या होगा कि इस उसको अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें वो वाली स्लाइड जो है वो ना शो हो, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और नीचे हमारे पास हाइड का ऑप्शन है, तो हम हाइड कर देंगे। अब जब हम इसका लेआउट फुल करेंगे तो ये वाली स्लाइड उसमें नहीं आएगी, ये क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। क्योंकि आप देखें 14 है, 15 के ऊपर जो है एक क्रॉस लग गया और ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है, इसका मतलब है ये क्या है जी, हाइड हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन पर। दो कंसेप्ट हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन है जी, ये जो आपने कहा था ना कि कंट्रोल प्लस एम से हमारे पास न्यू स्लाइड आता है, तो जो पहला इससे मतलब स्टार्ट से हमने जो स्टाइल सेलेक्ट किया होता है जैसे टाइटल और कंटेंट वाला है ना, तो कंट्रोल प्लस एम से हमारे पास ये सारे ऑप्शन फिर शो होंगे कि नहीं? ऑटोमेटिकली जो पहले वाला स्लाइड है उसी स्टाइल का हमारे पास नया स्लाइड आएगा? नहीं नहीं, वो दोबारा स्टार्ट से नहीं आएगा, उसमें आपको दोबारा से सारा काम वही करना पड़ेगा। मतलब सारे ऑप्शंस शो होंगे फिर हाँ उसमें हम हाँ सेलेक्ट करेंगे? हाँ, ऑप्शन सारे शो होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी स्लाइड ट्रांजिशन का। इसका ना वो गायब हो गया। स्लाइड को हाइड करें या डिलीट करें, या सेम है? नहीं नहीं, सेम नहीं है। डिलीट करने से स्लाइड आपकी आपके डॉक्यूमेंट से निकल जाती है और हाइड करने से आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद रहती है, लेकिन जब आप पढ़ा रहे होते हैं, फुल व्यू पे होते हैं, तो उस वक्त वो शो नहीं होती। हाइड में डॉक्यूमेंट में मौजूद रहती है लेकिन शो नहीं होती, और डिलीट में डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो जाती है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ट्रांजिशन और एनिमेशन का क्या मतलब है? स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है यूज़ व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव होते हैं तो उस वक्त हमारे पास उस चीज़ को हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट में हमारे पास फेड है, पुश है, वाइप है, ये मुख्तलिफ जो इफ़ेक्ट है ना उनके नाम लिखे हुए हैं। इसमें हम अपनी टाइम की ड्यूरेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन में ये जो है। सर ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन आप ना इसके आखिर पे ये स्लाइड ट्रांजिशन वाला भी। जी अच्छा जी ये भी आया था। अच्छा जी चलें, अगर ये आया क्वेश्चन तो भी आया था लास्ट इसको हम फिर सही करके समझते हैं। अब स्लाइड ट्रांजिशन है। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है कि जब आपकी स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चेंज होती है तो उस वक्त जो इफ़ेक्ट शो होता है ना उसे हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। आगे एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है यूज़ ऑन ऑब्जेक्ट इनसाइड द स्लाइड। के स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं अगर आप उनको घुमाना चाहते हैं या उनको मूवमेंट कराना चाहते हैं तो उसे हम एनिमेशन कहेंगे। ट्रांजिशन में होगा कि जब स्लाइड आपकी चेंज होगी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हुए जो आपके पास इफ़ेक्ट आएगा उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन। और इसी स्लाइड के अंदर रहते हुए ये अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं इनके ऊपर जो इफ़ेक्ट होगा उसे हम कहेंगे एनिमेशन। एनिमेशन में हमारे पास फ्लाई इन है, बाउंस है। बाउंस का मतलब होता है कि वो पिक्चर जो है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही होती है। फ्लाई इन की यानी उड़ के आता हुआ नज़र आता है। अब ये ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों का आप सेट टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अब इसको अगर आपने एनिमेशन लगानी है तो कैसे लगाएंगे? स्टार्ट स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे। एनिमेशन लगानी है तो एनिमेशन पैन से इसको आप सेट कर सकते हैं। अब हम ना स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों को ना वैसे ही देख लेते हैं कि ये इसको क्या करते हैं। अब ट्रांजिशन है ना, हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला जो है ये जो ट्रांजिशन वाला रेड शो हो रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ ना फेड, पुश, वाइप, ये सारे इधर ही हैं। इसको हम मज़ीद बड़ा कर देते हैं ये। तो इनमें से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारी स्लाइड जो है जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो उस के अकॉर्डिंग होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं एयरप्लेन कर देता हूँ तो अब ये एयरप्लेन की तरह आगे मूव होगी। नज़र आया है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? जी आया समझ। अच्छा ठीक है, जी सर। ओके ओके। यानी जी सर। आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन में क्या होगा, जब आप ट्रांजिशन लगाएंगे तो ये ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट शो होगा जब आप स्लाइड चेंज करेंगे। अब एनिमेशन है तो एनिमेशन का क्या है, जो अंदर वाले ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैं इसके ऊपर लगा दूं स्लाइड ट्रांजिशन, इसके ऊपर अब मैं एनिमेशन लगा दूं, या मैं इस पिक्चर के ऊपर लगा दूं, इस पिक्चर के ऊपर लगा दूं, तो इसको हम कहेंगे एनिमेशन। जो स्लाइड चेंज होते हुए उसे ट्रांजिशन था, ये एनिमेशन है। अब मैं चलें इसके ऊपर लगाता हूँ जहाँ पे एनिमेशन लगी हुई है ना, इधर इसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन पे आए। यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन के भी डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे ये फ्लोट इन है या स्वाइप है या वाइप है, इनमें से कोई एक कर लेते हैं। चले हम इसको ना फ्लाई इन करते हैं तो ये देखें इधर से फ्लाई हो के आया है, या फ्लोट इन करते हैं तो ये देखें इस तरह से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है। यहाँ से इसका टाइम ड्यूरेशन सेट होता है। अब यहाँ पे इसका 1 सेकंड है, आप इसको 2 सेकंड पे ले जाएं, 3 सेकंड पे ले जाएं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। पेपर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन में आपकी पूरी स्लाइड जब चेंज होती है उसके डिज़ाइन को कहते हैं। एनिमेशन में जब आपकी स्लाइड के अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उसको जब आपने चेंज करना है तो उस वक्त एनिमेशन इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो स्लाइड शो है इसको हमने स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम F5 जो है वो प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो स्लाइड शो है ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली स्लाइड आ जाएगी, फिर दूसरी स्लाइड आ जाएगी, एक ख़ास टाइम के बाद तीसरी आ जाएगी, तो चलता रहेगा। या फिर हम क्या करते हैं, करंट स्लाइड से, जैसे ये स्लाइड है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो है ना वो चलता रहे ऑटोमेटिक, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करूँगा तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है वो इसी स्लाइड से आगे चलेगा। फ़र्क ये है कि जब आप जस्ट F5 प्रेस करते हैं, सिर्फ F5, तो उसमें पहली स्लाइड पे चला जाता है, वहाँ से काम शुरू होता है। और जब शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं तो जिस स्लाइड पे आप हैं उसी से स्टार्ट होता है, उससे आगे चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। पहले हाउ टू लूप स्लाइड शो कंटिन्यूसली। लूप का मतलब वही होता है कि कैसे जो है आप का स्लाइड शो जो है चलता रहेगा। जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये वही क्वेश्चन है कि स्लाइड शो के ऊपर जाएं, सेट स्लाइड शो करें और लूप कंटिन्यूसली जो है उसके ऊपर क्लिक कर दें
तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। या फिर आप वही शॉर्टकट इस्तेमाल करें जो हमने अभी पढ़ा है, तो उस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। अगला है कि हाउ टू हाइड स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, कि अपने प्रेजेंटेशन के दौरान हाइड करना है, तो वो भी हमने पढ़ लिया है। कि आप क्या करें, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद हाइड वाले ऑप्शन पे जाएं तो आपकी स्लाइड जो है हाइड हो जाती है। हाउ टू अलाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट परफेक्टली, कि आप जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनको अलाइन कैसे करेंगे, तो क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेट और अलाइन के ऊपर, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब हम इनको क्या करना है, हमने अगर इसको हम चाहते हैं कि अलाइन हो जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेने हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आपने फॉर्मेट में जाना है, ये फॉर्मेट आ गया। मेरे पास ये जो है ना, इसको मैं जूम थोड़ा सा निकाल देता हूँ इससे ना, क्योंकि आगे वो मेरे पास जूम की स्क्रीन आ जाती है। फॉर्मेट में आ गए और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया अलाइन का, ठीक है। अब इसको हमने अलाइन करना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप जो जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। जैसे हम इसको सेंटर कर देते हैं तो ये थोड़ा सा उधर हो गया, या फिर आप इसको अलाइन लेफ़्ट कर देते हैं तो ये थोड़ा सा अपनी जगह से इधर हो गया। तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। फिर है कि अगर आपने रीसेट करना है स्लाइड को, स्लाइड की फॉर्मेटिंग को, तो आप क्या करेंगे, होम के ऊपर जाएं और वहाँ पे रीसेट स्लाइड का ऑप्शन ढूंढें, उसके ऊपर क्लिक करें, आपकी स्लाइड की जो फॉर्मेटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। हाउ टू चेंज द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फ्रॉम न्यू स्लाइड, की न्यू स्लाइड से आप जो है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को कैसे ख़त्म करेंगे, तो व्यू है, स्लाइड मास्टर में जाना है, फ़ॉन्ट पे जाना है, कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ पे जाना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यानी इसमें स्लाइड मास्टर का मतलब ये होता है कि हम उसमें चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो पूरी जितनी भी स्लाइड हैं सब का जो है ना एक ही दफ़े पे चेंज हो जाए। तो जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब ये हो सकता है टेक्स्ट और हो, ये और हो, हम चाहते हैं अब जैसे ये है ना, ये टेक्स्ट और होगा, ये कोई और लिखा हुआ है, अब इस पर चेक करते हैं तो ये और है। अब हम चाहते हैं कि सारी का टेक्स्ट एक जैसा हो जाए, तो वो भी हम कैसे करेंगे, पहले व्यू पे जाना है, फिर स्लाइड मास्टर पे जाना है, उसमें फिर फ़ॉन्ट पे जाना है। तो हम जाते हैं पहले व्यू का ऑप्शन ढूंढने, ये व्यू है, इस पे चले गए, फिर इसमें हमने स्लाइड मास्टर पे जाना है, यहाँ पे आ गए, स्लाइड मास्टर में फिर हमारे आना है फ़ॉन्ट पे, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमने कस्टम फ़ॉन्ट पे आना है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारी हेडिंग का ये फ़ॉन्ट होना चाहिए और बॉडी का ये फ़ॉन्ट होना चाहिए। हम लिखेंगे, सेव करेंगे, हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं सब का इकट्ठा चेंज हो जाएगा। यानी इकट्ठा चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने व्यू पे आना है, व्यू पे आने के बाद आपने स्लाइड मास्टर पे आना है, स्लाइड मास्टर में आपने फिर फ़ॉन्ट पे आना है, फिर जो फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं वो वाला फ़ॉन्ट रखेंगे, सेव करेंगे, आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स के जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। अब इसमें द इफेक्ट अप्लाई टू डिस्प्ले व्हेन द स्लाइड चेंज इन अ स्लाइड शो, कि वो जब स्लाइड शो एक जगह एक स्लाइड से दूसरी में तब्दील होती है उस वक्त के इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, तो उस वक्त के इफ़ेक्ट को हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और अगर उसी स्लाइड के अंदर की बात हो रही हो तो फिर एनिमेशन कहेंगे। टू स्टार्ट स्लाइड शो, अगर हमने स्लाइड शो स्टार्ट करना है, हम चाहते हैं कि स्टार्ट हो जाए खुद से, तो हम क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्लाइड है वो बिगनिंग से, स्टार्ट से शुरू हो जाएगी। द स्लाइड दैट इज़ यूज इंट्रोड्यूस द टॉपिक, कि वो स्लाइड जो अपने आपके टॉपिक को बताती है, पहली स्लाइड कहते हैं, उसे हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। विच ऑप्शन कस्टम एनिमेशन अलाउ यू टू अप्लाई प्रीजेस्ट कस्टम मोशन पाथ, के कस्टम मोशन पाथ हैं आपके जो है स्लाइड के अंदर रहते हुए, तो वो आप कैसे सेट कर सकते हैं, उसके जो ऐड इफ़ेक्ट हैं उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन में जो आगे आपके पास शो हो रहे थे ना, जैसे ये है एनिमेशन, इस पे लगा देते हैं ना थोड़ी सी, एनिमेशन है, ये आपके पास जो है ना एनिमेशन के डिफरेंट इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपके पास इनफेक्ट ऑप्शन आता है कि आपने इसको ऊपर से नीचे करना है, दाएं से बाएं करना है, तो ये वाले जो है ऐड इफ़ेक्ट के साथ आप इसको कर सकते हैं। अगला, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यूज अप्लाई मोशन इफ़ेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड, के स्लाइड के अंदर वाले जो हैं
उसके ऊपर आपने लगाना है, तो उसको हम एनिमेशन स्कीम कहते हैं या एनिमेशन कहते हैं। हाउ यू कैन स्टॉप स्लाइड शो, आप बंद कैसे करना चाहते हैं, यानी आपने स्लाइड चलाई हुई है उससे निकलना कैसे है, तो आप प्रेस एस्केप करेंगे या ESC की को प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो जो है वो ऑफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आते हैं ना, ये स्लाइड शो स्टार्ट है, अब एंड पे चला गया है। अब हम चाहते हैं कि इसको ऑफ़ कर दें, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से जो सबसे पहला बटन होता है ना ESC की वाला, इसको दबाएंगे तो हम स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।